नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम आपको जो है डीएलएड स्पेशल 60 नोट्स देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको यह वीडियो देखना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको तनिक भी लाभ हो रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका समय जाया जा रहा है तो निश्चित रूप से आप अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस ज़्यादा करिएगा। ठीक है, यह वही समय है जब आप अपने आप को सेल्फ स्टडी के तौर पे मजबूत कर रहे होंगे और यही जो जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये जो 60 नोट्स हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं, यह 60 नोट्स पढ़ करके कोई व्यक्ति आपके लिए बनाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना आपका घाटा होगा। मात्र किसी जिसके भी ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप वीडियोज को देख सकते हैं और यह आपके लिए कितना फायदेमंद है आपके कमेंटों से हमें पता लगता है। इसी वजह से विज्ञान विषय का यह दूसरा वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूं। ठीक है, विज्ञान विषय का दूसरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद एक वीडियो विज्ञान विषय पर और आएगा। उसके बाद ठीक इसी तरीके से आपके 9 तारीख तक हम लगभग सारे सब्जेक्ट के 60 नोट्स आपको देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो 60 नोट्स हैं आपके सिलेबस पर आधारित हैं, आपके सिलेबस पर आधारित हैं ये 60 नोट्स। अगर आपका जितना भी सिलेबस दिया गया है केवल वही सिलेबस है और निश्चित रूप से अगर सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है ना। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कैसे करें। तो क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस आप अपने प्रैक्टिस पेपर से कर सकते हैं, आप अपनी सीरीज से कर सकते हैं, जहां से भी आप करना चाहते हैं वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को उसी आपके सब्जेक्ट में क्या क्या है। जीव विज्ञान सबसे ज़्यादा दिया गया है प्रथम सेमेस्टर में। उसके बाद जो है रसायन विज्ञान और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है बहुत ही नॉर्मल है। एक ही वीडियो में, तीसरे वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री संपन्न कर लेंगे और प्रथम और द्वितीय वीडियो में जो है हम जीव विज्ञान कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले पौधों में अनुकूलन क्या लिखा गया है। पौधों में अनुकूलन, पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। कुछ पौधे जलोद्भिद होते हैं। जलोद्भिद या जलीय पौधे किसे कहते हैं। सिंघाड़ा, कमल, जलकुंभी, हाइड्रिला, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी पौधे क्या होते हैं, जलोद्भिद होते हैं। ये सभी चीज़ें आप कक्षा 6ठी 7वीं में पढ़े होंगे, लेकिन क्विक रिवीजन के अनुसार मैं ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो जलोद्भिद होते हैं इनका तना कोमल होता है, वायुकोष्ठ पाए जाते हैं, जड़ जो है अल्प विकसित होता है, पौधे जो है स्पंजीव एवं हल्के होते हैं। इन पौधे स्पंजीव मतलब सोख्ता के आकार के होते हैं। इनके तने, पत्ती और आदि जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है जो पानी में सड़न से बचाती है। ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, कुछ बच्चे पूछते हैं पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ आपको नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप उसे ले सकते हैं। मित्रों, कीट भक्षी किसे कहते हैं। तो कीट पतंगों का भक्षण करने के कारण जो पौधे कीट पतंगों का भक्षण करते हैं उन्हें कीट भक्षी कहते हैं। इस समुद्र के किनारे दलदली जमीन पर पाए जाते हैं जहां N2 की कमी होती है। जहां N2 मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है। तो ड्रेसेरा, घटपर्डी, नेप्लेथीज, वीनस फ्लाईट्रेप, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके डीएलएड में पूछे गए हैं पहले, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों, मरुद्भिद पौधे के बारे में ध्यान रखिएगा। मरुद्भिद पौधे कौन होते हैं, जो मरुस्थल में जो है कम पानी वाले स्थानों में पाए जाते हैं मरुद्भिद होते हैं। जैसे नागफनी को ही हम कैक्टस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। सतावर है, धिक्वार है, भड़भंडा है, रसकस है और बबूल है, ये सभी क्या होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। अर्थात इन्हें उगने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तना मांसल, चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है जो भोजन एवं जल का संचयन कर लेता है। ठीक है, अर्थात तना जो है कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबी होगी, केवल पीडीएफ को पढ़ने के उद्देश्य और पढ़ाने के उद्देश्य से है। जल जो है पूर्ण विकसित होता है, इसका जड़ जो होता है पूर्ण विकसित होता है। वाष्पोत्सर्जन कम हो इसलिए पत्तियाँ छोटी एवं नुकीली एवं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढे में धसे होते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें आपके इर्द गिर्द में नागफनी ओगफनी होगा तो आप देख सकते हैं कि उस पर कांटा जरूर पाया जाता है। ठीक है, लवणोद्भिद पौधे किसे कहते हैं कि
जिनमें खनिज लवणों की अधिकता होती है वो लवणोद्भिद होते हैं, जैसे राइजोफेरा और एबीसीजिया। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। एबीसीजिया और राइजोफेरा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो खनिज लवण इनमें ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से लवणोद्भिद पौधे होते हैं। ठीक है। पत्ती मोटी और चमकीली होती है, तना मोटा एवं सरस होता है, इनमें श्वसन जड़ पाई जाती है। लवणोद्भिद पौधे में जो जड़ होती है उससे भी श्वसन होता है और इसे ही श्वसन जड़ बोला जाता है। ठीक है। भोजन और स्वास्थ्य, ये आपके चैप्टर में है, भोजन एवं स्वास्थ्य। अब क्या है भोजन स्वास्थ्य, इसके बारे में ध्यान रखिए। वे सभी पदार्थ जिन्हें खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है उन्हें भोजन कहते हैं। अब पोषण और पोषक तत्व के बारे में जान लीजिए। सभी खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोग एवं स्वस्थ रखते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण, ये सभी क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जानकारी हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन के बारे में ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट यह एक कार्बनिक पदार्थ है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शरीर को दो प्रकार से यह मिलता है, एक मंड के प्रकार से, एक चीनी या ग्लूकोज से। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें दो प्रकार से मिलता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात होता है कि इसका जो स्वाद होता है, कार्बोहाइड्रेट वाले जितने पदार्थ होते हैं इनका स्वाद जो है मीठा होता है। ज्वार, बाजरा, गन्ना, चावल, आलू, खजूर, ये सभी चीज़ें आप जब खाते होंगे तो आपको थोड़ा सा मीठा जरूर लगता होगा। ठीक है। इसे ज़्यादा खाने से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों वसा के बारे में। वसा क्या होता है? वसा जो है वनस्पति तेल, सरसों, सोयाबीन, नारियल, इन सब में पाया जाता है वसा। ये वनस्पति पादप स्रोत है। ठीक है। पौधों से कहाँ मिलता है? तेल, सरसों, सोयाबीन, नारियल खाएंगे तो आपको वसा मिलेगा। जंतुओं के अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे और दूध का घी खाएंगे तब आपको वसा मिलेगी। इसकी कमी से शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और इसकी अधिकता से जो है पाचन संबंधी रोग हो जाता है और हृदय रोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। ज़्यादा आप दबा के अंडा, मांस, दूध, मछली खाएंगे, आपके शरीर में चर्बी बढ़ जाएगी तो आपका हृदय अपने आप कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। मधुमेह रोग इससे होता है, उससे भी मधुमेह रोग होता है, इसके भी अधिकता से मधुमेह रोग हो सकता है। अति सर्वत्र वर्जनीय होता है, तो आप अगर जीवन में बेहतर करना चाहते हैं तो अति किसी की न करिए। अतिरिक्त क्या है? पोषक तत्व से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 60 से 70 ग्राम वसा आवश्यक होता है। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 50 से 70 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा होती 1 ग्राम प्रोटीन में और 1 ग्राम वसा में जो है 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, अर्थात वसा में ऊर्जा ज़्यादा होती है। ठीक है। प्रोटीन से क्या होता है मित्रों? प्रोटीन के बारे में बता दूं, यूपी टेट के पर्यावरण की जो स्पेशल मैंने क्लास लिया उसमें तो जरूर बताया है मैंने। तो प्रोटीन से जो है कुछ नहीं होता है, हमें केवल और केवल हमें प्रोटीन से जो है हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है। विटामिन के बारे में बात करें मित्रों, विटामिन से क्या होता है? विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखिएगा। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन तब क्या करता है? विटामिन से अगर हम लेंगे तो विटामिन से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका उत्तर होगा नहीं, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। विटामिन से केवल और केवल हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है, अर्थात हमारा इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी चीजें आप केवल इतना ध्यान रखिएगा। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? बीसी। बीसी जो है पानी में घुलनशील है, बाकी जितना विटामिन बचता है वो वसा में घुलनशील होता है। क्वेश्चन विटामिन ए। विटामिन ए से किसके विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। किससे किससे मिलते हैं? अंडे से, मक्खन से, घी से, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर। सबसे ज़्यादा पूछा जाए विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन गाजर में पाया जाता है। ठीक है। चलिए विटामिन बी, अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर में विटामिन बी पाया जाता है। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी में क्या होता है? त्वचा का जो है फटता है। विटामिन सी, किसकी कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन, दांत में खून आना। आप लोग विटामिन सी का रासायनिक नाम इसमें ऐड नहीं किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? इस तरीके से आप एक चार्ट में जो है इसे भी सजा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है। इसे मैंने समाहित नहीं करवा पाया। विटामिन सी किससे किससे होता है? नींबू, आंवला, मौसमी संतरा आदि, ये सभी लेंगे तो विटामिन सी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी
सूर्य के प्रकाश में मिलता है, दूध, मछली और तेल में मिलता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं। विटामिन ई अंडा, गेहूं, हरी पत्ती में पाया जाता है। इससे क्या होता है, पक्षाघात होता है और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, शरीर को अंगों का काम न करना, ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। इसी वजह से आप लोग हरी पत्तियों का सेवन ज़्यादा करिए, है ना। चलिए, विटामिन के किस में होता है, सोयाबीन, हरी पत्तियां और अंडे में विटामिन के पाया जाता है। इससे क्या होता है, रुधिर स्राव जो है रुकता नहीं है विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रुधिर स्राव आपका नहीं रुकेगा, कहीं चोट लग गया तो लगातार चलता रहेगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, चक्कर आता है, सीने में दर्द होता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है और कभी कभार आपको समस्या ज़्यादा हो सकती है। आयोडीन की कमी से मित्रों घेघा रोग होता है। न लेने से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण जो है रुक जाता है। ठीक है, अगर आयोडीन आप नहीं लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण रुक जाएगा, जिससे आपके गले के इर्द गिर्द जो आप देखते होंगे एक साइकिल का जो है जो छर्रा वर्रा होता है, लगभग उसी तरीके का आपके गले के इर्द गिर्द में पाया जाता है। हैं, वही जो है जब बड़ा होने लगता है तो उसी से घेघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, रक्ताल्पता, जब पीलिया बिगड़ता है तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, पोटेशियम को के से परिभाषित करते हैं। इसकी कमी से जो है डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है। ठीक है, अतिरिक्त के में ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त में क्या है, प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से जो है मेरास्मस रोग होता है, और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासियोरकोर होता है। प्रोटीन एवं कैलोरी, यहाँ पे कैलोरी लिख दिया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग होता है, और अगर आपसे पूछा जाए क्वासियोरकोर जो है एक किसकी कमी से होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी की कमी से भी क्वासियोरकोर होता है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर। ये आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, मेरास्मस किससे होता है और क्वासियोरकोर किससे होता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा शंका लग रहा है तो आप सर्च कर लीजिएगा। संतुलित आहार, आपका तीसरा चैप्टर संतुलित आहार है। संतुलित आहार आपका सिलेबस में है। तो शरीर को आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन से प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, अतिरिक्त में आप ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मलेरिया किसकी कमी से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। डेंगू जो है एडीज मच्छर के काटने से होता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है विषाणु के द्वारा होता है। और खूनी पेचिश सबसे ज़्यादा पूछा गया किसकी कमी से होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से जो है खूनी पेचिश पड़ती है। मित्रों, सुपर टेट 68,500 में पहली बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। परागण, ध्यान रखिएगा मित्रों, परागण क्या होता है, परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होता है उसे हम परागण बोलते हैं। ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर आप सभी लोग जानते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर क्या होता है, पुरुष जननांग होता है, और स्त्री केसर क्या होता है, मादा जननांग होता है पौधे में, है ना। तो परागकोश जो होते हैं पुंकेसर से स्त्री केसर तक जाते हैं, या यूं कहें तो परागकोश का पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, परागण कैसे कैसे होता है, परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण किसमें होता है, जिसमें उभयलिंगी पुष्प में होता है, जिनमें नर और मादा स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। अब स्वपरागण भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्वक युग्मन, एक होता है सजात पुष्पीय परागण। अब स्वत युग्मन क्या होता है, अपने ही परागकण से परागित होते हैं। ठीक है, गेहूं और चावल जो है स्वक युग्मन होते हैं, ये अपने ही परागकोश से परागित हो जाते हैं। लेकिन एक ही पौधे में जब 2 अलग अलग पुष्पों में परागण हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सजात पुष्प परागण बोलते हैं। ठीक है, ये पौधा एक ही रहेगा, लेकिन एक पौधे में 2 पुष्प हो सकता है ना, एक थी यहाँ एक थी यहाँ। अब इसमें से इसमें परागण हो जाए, दोनों में अलग अलग परागण हो जाए, इसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, जैंकस और ड्रेसेरा नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये चीज़ें आपको जो है 60 नोट्स पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेगा। आप इसे 1-2 बार अपने आँख के सामने से घुमा देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन के उद्देश्य से मैं दे रहा हूँ, कोई पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं दे रहा हूँ। पढ़ाता तो परागण का 1 क्लास आपको लेता, पढ़ाता कैसे हूँ आप सभी लोग उससे परिचित होंगे। परागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागण उसी अथवा अन्य जाति के किसी पौधे के पुष्प से
होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। पर मतलब दूसरे, है ना। तो यह एक लिंगी द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में पाया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में पर परागण ही संभव है। अगर एक लिंगी पुष्प है तो उसमें तो केवल और केवल पर परागण ही हो पाएगा। भाई एक लिंगी है तो दूसरे लिंग की जरूरत पड़ेगी, दूसरे फूल से जाएगा। लेकिन जो द्विलिंगी होते हैं उसमें पर परागण भी हो सकता है और स्वपरागण भी हो सकता है। ठीक है, पर परागण किसके किसके द्वारा होता है? वायु से, जल से और कीट से। वायु से कैसे होता है? वायु के माध्यम से परागकण जो है दूसरे पर चले जाएं तो वायु परागण हो गया। जल के माध्यम से तैरता हुआ चला जाए, जल परागण हो गया। और कीट जो है एक फूल पर बैठ गया, उसके पंख में जो है उसका परागकोश लग गया, दूसरे फूल पर जाके बैठ गया, वहां वो छोड़ दिया तो उसके पंखों के माध्यम से फूल परागकोश चिपक करके दूसरे पर जा रहे हैं, इसे कीट परागण बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, पपीता कैसा पौधा है? पपीता जो है एक लिंगी पौधा है। और केचुआ कैसा जंतु है? केचुआ जो है द्विलिंगी जंतु है। ठीक है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी आपके चैप्टर में है, ध्यान रखिएगा। आवृत बीजी किसे बोलते हैं? आवृत बीज, बीज मतलब क्या होता है? बीज मतलब बीज होता है, आवृत मतलब आवरण होता है। ठीक है, तो जो बीज के ऊपर आवरण होता है उसे आवृत बीजी बोलते हैं। पौधे में पुष्प, फल के अंदर बीज। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? पौधा, पौधे में क्या होता है? पुष्प, पुष्प के बाद क्या होता है? फल, और उसी फल के अंदर जो है बीज पाया जाता है। ठीक है, तो बीज कैसे होते हैं? जब फल के अंदर पाए जाते हैं तो जो है आवृत बीजी होते हैं। ठीक है, इसके गुण, आवृत बीजी के गुण क्या होते हैं? प्रजनन पुष्प से दोहरी निषेचन के द्वारा होता है। इसका जो प्रजनन होता है वो पुष्प से होता है और दोहरी निषेचन के द्वारा होता है। मृत्योपजीवी, परजीवी, सहजीवी, स्वपोषी भी हो सकते हैं। संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं आवृत जीवी में। आवृत बीजी में जो है जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आवृत बीजी। अब आवृत बीजी अगर आपको बेहतर जानना है, एक केवल और क्विक रिवीजन के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको दिया है। अनावृत बीजी कौन होते हैं? तो अनावृत मतलब जिनके बीजों के ऊपर जो है आवरण नहीं पाया जाता है, बिना आवरण के जो बीज होते हैं, जो नग्न बीज होते हैं। चीड़, देवदार और सनोदर के जो है जो बीज होते हैं वो अनावृत बीजी होते हैं। इसके अंडाशय में जो है भित्ति नहीं होती है, इसमें फल नहीं बनता है, ये संवहनी पादप होते हैं। ठीक है, इसमें फल नहीं बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सदाबहार वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अनावृत बीजी सबसे ज्यादा पौधे पाए जाते हैं। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? आर्किड, ताड़ के पेड़, कपास, भिंडी, नींबू, संतरा आदि ये क्या होते हैं? आवृत बीजी होते हैं। आवृत बीजी का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कपास, भिंडी, नींबू, संतरा, ताड़ का पेड़, आर्किड, पुष्पिकाट। ठीक है, ये पुडिकाट लिखा गया, क्या लिखा गया? ध्यान रखिएगा। पौधे के भ्रूण की संरचना बीज पत्र में होता है। ठीक है, बीज पत्रों के माध्यम से भी इसे बांटा गया है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप जरूर बताइएगा कि एक बीज पत्री के कुछ उदाहरण बताइए और द्विबीज पत्री के कुछ उदाहरण बताइए। मैंने उदाहरण इसी वजह से नहीं लिया है क्योंकि आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेहनत करते हैं। अतिरिक्त में ध्यान रखिएगा, साइकस को जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं। ए फैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो साइकस को जीवित जीवाश्म भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों निषेचन। निषेचन के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका आविष्कार किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था 1884 में। आता नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, आ भी सकता है। नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर युग्मक प्लस अंडकोश द्विगुणित युग्मनज कहलाते हैं। दूसरा नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक ये त्रिगुणित केंद्रक कहलाते हैं। प्राथमिक भ्रूण केश केंद्रक त्रिक संलयन भ्रूण। ठीक है, इसी तरीके से निर्माण होता है। अब निषेचन के बारे में जैसे मैंने 60 नोट्स में मैंने आपको दिया है ना, नर व मादा युग्मकों के केंद्रक का संलयन जो है निषेचन कहलाता है। अब निषेचन कैसे होता है अगर आप जानना चाहते हैं और आपके पास बुक है तो आपको निषेचन पढ़ना चाहिए, है ना। अगर आपके पास बुक है तो आप निषेचन पढ़ लीजिएगा, आपको ईमानदारी से समझ में आ जाएगा। ये 60 नोट्स है, आप जब पढ़ेंगे तब आपको इसका वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। ऐसे जो 60 नोट्स ये दिया जाता है ना, इसका वास्तविक अर्थ आपको तभी समझ में आएगा जब आप पढ़े रहेंगे। ठीक है, चलिए द्विनिषेचन किसे कहते हैं भैया? एक ही भ्रूण कोश में जब 2 स्थानों पर संलयन की घटना हो जाती है तो उसे द्विनिषेचन बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, यह सबसे ज्यादा किस में होता है? आवृत बीजियों में होता है। ठीक है, जिसमें जो है
आवृत बीजी, जैसे भिंडी, कपास, ये सभी क्या है, आवृत बीजी हैं। इसमें जो है द्विनिषेचन होता है। बीज की संरचना, अब बीज की संरचना कैसे कैसे होती है? सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? बीज कवच बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे चना को जो है जब आप अंकुरित चना कर देते हैं तो ऊपर वाला बीज कवच होता है, उसे बीज कवच को निकाल के फेंक देंगे तो अंदरमा जो है इसी तरीके सफ़ेद सफ़ेद पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर बाहरी वाला पात्र जो पाया जाता है उसे कहते हैं बीज पत्र, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? बीज पत्र। और प्रांकुर और मूलांकुर मैंने कल ही बताया था, जिसमें से जो पौधा निकलेगा उसे प्रांकुर बोलेंगे, जिसमें से जड़ निकलेगा उसे मूलांकुर बोलेंगे, है ना। और इस जो है बीज मतलब बीज पत्र के बीच जो सफेद वाला पार्ट होता है, सफेद वाले पार्ट को ही हम भ्रूणपोष बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, बीज की संरचना आपसे पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया, आप ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला बीज कवच होता है, बीच में बीज पत्र पाया जाता है और इसे सम्मिलित रूप से भ्रूणपोष बोल देते हैं। और प्रांकुर से जो है पौधा निकलता है, मूलांकुर से जड़ निकलता है, बस, ठीक। चलिए, अतिरिक्त में ध्यान रखिएगा, पौधे में जनन कैसे कैसे होता है? लैंगिक और अलैंगिक होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है? विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा कायिक प्रजनन। अब आप जो है मुकुलन, मैंने जब विज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा तो मैंने उसमें बताया था मुकुलन क्या होता है। मुकुलन का मतलब होता है विभाजित हो जाना, विभाजित हो जाना। हाइड्रा में, जैसे हाइड्रा में से क्या होता है? हाइड्रा में से जो है एक उभार पहले निकलता है और उभार निकलता है, जो उभार निकलता है उसे हम बोल देते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं उभरे हुए भाग को? मुकुल। अब यही मुकुल जो है एक दिन जो है अपने आप को अलग कर लेता है, ठीक है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है। कैसे? एक उभार सदृश संरचना निकलती है जो कुछ समय बाद अपने आप, जो उभार सदृश संरचना निकलती है उसे हम मुकुल बोलते हैं, और कुछ समय बाद वही मुकुल अलग हो जाता है, वही अलग हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, और इसी विधि को हम मुकुलन बोल देते हैं, ठीक है। खंडन में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन में जो है काट काट करके जो गन्ना वन्ना बोया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। विखंडन वही होता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना आपको नहीं है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डी होती है और शिशुओं के शरीर में 213 हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 213 दिया गया है, अगर आपको 213 ना मिले तो ध्यान रखिएगा 270 आप सही लगाइएगा। कुछ लोग बोलेंगे अगर पेपर में आ जाए तो क्या लगाएंगे, तो 270 लगाइएगा, ठीक है। खोपड़ी में 28 हड्डी होती है, कितनी? 28 हड्डी। हाथ में जो है 27, दोनों हाथ में जो है 54 हड्डी होती है। पैर में 26 हड्डी होती है और दोनों पैर में 52 हड्डी होती है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो जांघ की हड्डी फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी स्टेपीज होती है, ठीक है। बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? आपसे पूछा जाएगा कि बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और यह कैसे होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन होता है बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, मानव द्वारा। अब इसके बारे में क्या कैसे होता है, इसे आप नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं या आप किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं यूं कहूंगा कि आप ऑनलाइन ज़्यादा रहने का प्रयास मत करिएगा। ईमानदारी से जो मैं 60 नोट्स दे रहा हूं इसके माध्यम से आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, है ना। ये 60 नोट्स देने का उद्देश्य है कि इसमें से सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं ये दावा नहीं करता हूं, कभी ये दावा नहीं करता हूं कि हमारा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ इतना दावा करता हूं कि आपका सिलेबस यही है और आपको पढ़ना यही है। पढ़ेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो आराम आराम करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए विज्ञान विषय के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आए उसे भी आप बताइएगा। हालांकि मैं 8 के 8 सब्जेक्ट का जैसे मैंने मॉडल पेपर दिया, वादा किया तो मैंने मॉडल पेपर पूरा दिया। अब 60 नोट्स देने के लिए कहा हूं तो निश्चित रूप से 60 नोट्स भी आपको उसी मॉडल पेपर वाले प्लेलिस्ट में ऐड करवा रहा हूं। उसी मॉडल पेपर में जैसे 8 मॉडल पेपर मैंने आपको दिया, उसी तरीके से 8 के 8 60 नोट्स में आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से कहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम मिलकर प्रयास करेंगे, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सफलता के एक दिन उस मुकाम पर होंगे जहां से जो आपके लिए कहते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपके सामने बोलने की हैसियत नहीं रखेंगे, ठीक है। उनके लिए ही सफल होना है जो आपको असफल होना देखना चाहते हैं। वक्त आने दो, बता देंगे तुझे आसमां,
हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।